ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हैं। विष्णु से कुछ चीज़ें पूछनी है, कुछ जाननी है। विष्णु, अचानक से ये बात आई कि इस मामले में हिंदू पक्षकारों ने आप लोगों को इस केस से हटा दिया है। क्या है पूरा मामला, क्या है विवाद? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो ईश्वर का काम कर रहा है उसको ईश्वर ही नियुक्त करते हैं और ईश्वर ही हटाते हैं। तो ये तो एक मैथोलॉजिकल पहलू हो गया इस बात का। और दूसरा पहलू ये है कि इस केस में 5 याचिकर्ता हैं और हम बाकी 4 विमेन डिवोटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी तरफ से हमारा वकालतनामा जारी है। जहाँ तक मेरी स्वयं की बात है, मैंने राखी सिंह की तरफ से वकालतनामा लगाया ही नहीं था, तो हटाने की बात आती ही नहीं है। जहाँ तक हरिशंकर जैन साहब की बात है, उनका वकालतनामा राखी सिंह की तरफ से था, जो जितेंद्र सिंह विशेन ने कह दिया कि हम उनको हटा देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बाकी 4 वुमेन डिवोटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। केस हम लोग का ड्राफ्टेड है, उसको कोर्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ अगर किसी को ऐसा डिसीजन लगता है कि उसको मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब को वकील के रूप में हटाना है, तो उसका अपना निजी निर्णय, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो हमने ईमानदारी से ये मुहिम चालू की थी, उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। और ये जो केस है, ये एक पब्लिक एक रिप्रेजेंटेटिव सूट की कैपेसिटी के नेचर का केस है। आगे चल के इसमें ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशन पड़ेगी। बहुत सारे लोग इसमें पार्टी बनने की ऑलरेडी दरखास्त आ चुकी है। तो किसी एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है, ना किसी एक संगठन का मामला है। ये इस समय मामला उन सारे लोगों का है जो चाहते हैं कि वहाँ पे वापस हम लोग की संस्कृति का उद्धार हो, पुनरुद्धार हो, जीर्णोद्धार हो। ये उस चीज़ का मामला है। तो ये अगर कोई आदमी एक इंडिविजुअल फाइट बनाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल फाइट कभी बन नहीं सकती है। और जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि वो अगर केस से वकालतनामा विड्रॉ कर लेगा, उससे मैं और हरिशंकर जैन साहब इस केस से हट जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि ये एक बहुत ही लो आईक्यू का मैटर है। एक सिंपल सी बात है, जब 5 पिटिशनर हैं और एक आदमी एक आदमी अपना वकालतनामा विड्रॉ कर रहा है, तो हम बाकी 4 की तरफ से वकील रहेंगे ही रहेंगे। और इस पूरी चीज़ का मूल ये है, और मैं आपके चैनल पे शायद पहली बार ये बात रख रहा हूँ, हमने पहले कभी मीडिया में नहीं बोला। जब एक बार पहले सर्वे के टाइम पे बात हुई थी कि राखी सिंह अपना केस विड्रॉ करना, इनिशियली ये बात हुई थी कि इस मामले में राखी सिंह शुरू में ही सर्वे के दौरान ही कि वो अपनी याचिका वापस लेने वाली हैं, लेकिन उसके बाद वो कैसे रुक गई थी दोबारा? एक्चुअली हमारे और पिताजी का फिक्स नियम है, मेरा और हरिशंकर जैन साहब का, या तो हम केस फाइल करते नहीं हैं, और अगर केस हम फाइल करते हैं तो वो केस विड्रॉ नहीं होता है और उस केस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। ये 2 नियम हमारे अकाट हैं और इस पे हम कभी भी, हमारा कोई इसमें फेरबदल नहीं होता है। जो केस फाइल होगा वो ना विड्रॉ होगा ना कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो जब राखी सिंह केस विड्रॉ करने वाली थी, तो हम लोगों ने यही बोला था, पहली बात तो जितेंद्र सिंह विशेन को, कि आप इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं। राखी सिंह तो आज तक स्वयं आई ही नहीं है सामने, और आप उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा बता दीजिए कि जितेंद्र सिंह विसेन का बैकग्राउंड क्या है, वो क्या है? देखिए, जितेंद्र सिंह विसेन राम मंदिर के केस के बाद काफ़ी हम लोग के नज़दीक आए थे, और उनका यही था कि साथ में एक वैचारिक रूप से एक क्रांति करनी है, और एक वैचारिक क्रांति के रूप में उनसे मित्रता थी। और पहलू यही था कि आगे चल के जो काम करने हैं उसमें वो कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब फाइल हुई थी, तो उनमें उनका ये था कि हम भी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। तो राखी सिंह उन्हीं की भतीजी हैं, जिनके नाम से, जिसमें वन ऑफ द पिटिशनर्स वो हैं, सोल पिटिशनर नहीं है। और किसी भी केस में मैं ये बताना चाहता हूँ, जितेंद्र सिंह विशेन या विश्व वैदिक सनातन संघ अकेले पिटिशनर नहीं है। हर केस में 5 या 10 लोग पिटिशनर हैं। किसी में ऐसा नहीं हुआ कि वो अकेले हैं। ठीक है। तो अगर वो हटाना चाहते हैं, पहली बात तो हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है केस पे, ना हम पे। दूसरी बात, हमारा फिक्स नियम था कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे, और इसीलिए हमने उनको बोला था कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ना विड्रॉ होगा। अब यही यही सवाल था मेरा कि ऐसी क्या वजह है, आपको ऐसा क्या लग रहा है, ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके चलते इस मामले से राखी सिंह अपने आप को अलग कर रही है? देखिए, मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम इसको एक आंदोलन की तरह लेके चल रहे हैं, और ये हमारे लिए सिर्फ केस नहीं है, और ना ये इस देश के लिए सिर्फ केस है। ये हमारे लिए एक मुहिम है, ये हमारे लिए एक इमोशन है, ये हमारे लिए हमारी पूजा है, ये हमारे लिए हमारा कर्म योग है, ये हमारे लिए वो केस है कि हम अपने आराध्य की भूमि को वापस ले आएं। तो जब एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ विघ्न भी पैदा होते हैं। जब कोई शुभ काम होता है तो कोई विघ्न भी पैदा होते हैं।
तो ये एक छोटा सा विघ्न था जिससे ना केस पे फर्क पड़ेगा, ना हमारे आर्गुमेंट में फर्क पड़ेगा, ना हमारे आत्मबल पे फर्क पड़ेगा। अब एक बात बताइए, अब इस विवाद से अलग, कि जो सर्वे रिपोर्ट सारे पक्षकारों को दी गई, उसके बाद से जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट लीक हुई, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि वो किधर से ये कमी थी, किसकी वजह से ये सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, लीक हो गई? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे जितने वक्तव्य होंगे देखे होंगे, मेरे और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब के 3 दिन के सर्वे में क्या हुआ, शायद हम लोगों में से किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। 3 दिन के जो सर्वे हुए थे, जितने मीडिया चैनल्स थे उन्होंने बहुत कोशिश की, अलग अलग सवाल पूछ के अलग अलग एंगल से। हमारा एक ही जवाब था, हम सर्वे में जो हुआ हम नहीं बता सकते, पहली बात। दूसरी बात, जब सर्वे की रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट की जो कॉपी है उसको लीक करने का आरोप लगाया गया, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आज तक आरोप तो बहुत लगे, कोई ये नहीं दिखा पाया कि इनके नंबर से या इनके किसी जानने वाले के नंबर से कोई रिपोर्ट किसी प्रेस वाले को या कहीं गई हो, सिर्फ आरोप लगा। तीसरी बात, अब ये जो लीकेज हुआ, आप देखिए कितनी बड़ी चौंकाने वाली बात है। हमारे जो 4 पेटिशनर्स हैं, इसमें जो हमारे 4 क्लाइंट हैं, उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से 6:45 बजे रिसीव की है, 6:45 बजे, और 7 बजे चैनलों पे ब्रेक हो गया, चलने लग गया। आपने 4 क्लाइंट की बात कर रहे हैं जी, 5वें को छोड़ दे रहे हैं। राखी सिंह ने लिया ही नहीं थी सर्टिफाइड कॉपी। राखी सिंह ने सर्टिफाइड कॉपी ली ही नहीं थी। सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी उन सीडीज की 8 लोगों को परमिटेड था, 8 लोग उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते थे, जिसमें इन चारों ने सबसे पहले ली और 6:45 बजे लिए, 7 बजे ऑलरेडी चलने लग गया। तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं इसमें दो पहलू कहना चाहता हूँ। पहली बात, अगर लीकेज हुई है तो आजकल हमारा पहली बात तो लीकेज में हम जिम्मेदार नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा पहलू ये है कि अगर लीकेज हुई है तो आजकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर सिर्फ लीकेज की बात करें तो पूरा बार एंड बेंच और लाइव लॉ लीकेज पे चल रहा है। आप कोई पिटिशन डाल ही नहीं सकते हैं बिना सर्टिफाइड कॉपी के। तो एक्चुअली बात यह है, मैं आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू ये रखना चाहता हूँ कि आजकल हमारा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है बहुत आगे बढ़ चुका है। स्वप्निल त्रिपाठी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और जो पैरा 107 में व्याख्या की गई है कि क्यों कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पब्लिक की जाए, क्यों कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को टेलीकास्ट किया जाए, ब्रॉडकास्ट किया जाए। गुजरात हाईकोर्ट पहला हाईकोर्ट बना जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की लाइव टेलीकास्टिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। तो ये कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं है। अब मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग के सार्वजनिक होने का मसला नहीं है, एक ऐसे दस्तावेज, ऐसी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का मसला है जिसको कोर्ट ने जब सौंपा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सौंपा था, तो भी कहा था कि भाईचारा कायम रहे, शांति कायम रहे। इसका मतलब कि मामला कितना संवेदनशील था। आपने देखा कि जब मामला सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को गया था तो भी ये बात सुप्रीम कोर्ट ने यही कह करके कहा था। मैं इसके लीगल पहलू बता देता हूँ। पहली बात तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये कोई सीक्रेट या क्लासिफाइड फाइल नहीं है। जो सूट की कॉपी थी वो कैसे पब्लिक डोमेन में आ गई, जो मुस्लिम पक्ष ने जवाब फाइल किया वो कैसे पब्लिक डोमेन में आ गया, जो रिपोर्ट की कॉपी थी कि क्या कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया था कि वो रिपोर्ट की कॉपी सील कवर में आएगी, क्या कोर्ट का कोई इंजंक्शन था कि वो कॉपी सील कवर में आएगी, जो रिपोर्ट ये सर्टिफाइड कॉपी सीडीज की फाइल हुई, क्या कोर्ट ने कहा था कि ये सील कवर में रहेंगी, इसको कभी भी इसके ऊपर गैग ऑर्डर लगाया जाता है, इसको नहीं पब्लिश किया गया। कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, कोई ऑर्डर नहीं था। राम मंदिर के केस में अगर आपको याद होगा, राम मंदिर की भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई थी, पर वहां पे गैग ऑर्डर था मीडिया के। अब मैं यही पूछ रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट को इस तरह का भी आदेश दे देना चाहिए था ताकि इस तरह के विवादों से बचा जा सके? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला एक पब्लिक परसेप्शन का है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, और इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए राइट टू नो, जानने का अधिकार उसका मूल है। उसके बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें बंदिशें भी तो होती हैं। बंदिशें होती हैं, पर बंदिशें लगाई जाए तब होती हैं। जब बंदिशें लगाई नहीं गई हैं तो सिर्फ सेंसिटिविटी के नाम पे बंदिशें कैसे हो सकती हैं? अगर कोई मेरे शिवलिंग के साथ वजू कर रहा है और अगर ये बात लोगों के सामने आती है तो लोग उसको क्यों नहीं देख सकते, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज बहुत से लोग, प्रभाकर जी आप तो मतलब मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इसको इस एंगल से इसको एग्जामिन करिए और मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत से सारे लोग इसमें 110 की दरखास्त दिए, पार्टी बनना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जुडिशियल प्रोसेस में। वो कैसे करेंगे जब उनको पता ही नहीं है? क्या इन 5 महिलाओं का सिर्फ एक एब्सोल्यूट राइट हो गया है कि वो सारे लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करेंगे? और भी लोग डिवोटीज हैं,
ये 5 डिवोटीज है, पर ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 5 ही डिवोटीज हैं, और भी डिवोटीज हैं, और भी लोग आना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको क्या कोर्ट के रिकॉर्ड का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? तो इसीलिए पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड है सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। कोर्ट का कोई गैग ऑर्डर नहीं था, कोर्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था सील कवर में फाइल करने का, और इसीलिए मैं लीकेज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ अगर लीकेज हुई है तो अल्टीमेटली उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? क्या कोई इलीगल एक्ट हुआ है? और आज का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस जिस लेवल पे बढ़ चुका है उसको भी हमें एग्जामिन करना। अगर मैं ये कहूँ कि अदालत को, कोर्ट को इस मामले में फैसला लेना है, रिपोर्ट को देखना है, रिपोर्ट की स्क्रूटनी करनी है, उसके पहले ही अगर आम जनमानस इस नतीजे पर पहुंच जाए कि उस रिपोर्ट में क्या है, कल को वो कोर्ट उसके अलग राय दे जांच में, आप जानते हैं कि जांच की प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है, तब तो ये कहीं ना कहीं न्याय के रास्ते में बाधक होगा कि नहीं? मैं वही बता रहा हूँ, स्वप्निल त्रिपाठी के केस में एग्जैक्टली यही बात कही है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने की, और कोर्ट ने ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, जस्टिस मस्ट सीम टू हैव बीन डन। ये नहीं सिर्फ दिखना चाहिए कि न्याय हुआ है, ये भी दिखना चाहिए कि न्याय कैसे हुआ है, जुडिशियल प्रोसेस क्या है। हर आदमी का हक है पार्टिसिपेट करने का। अगर आज आप सिर्फ लीकेज की बात करें तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल होती है या पीआई फाइल होती है, उसकी कॉपी पब्लिक डोमेन में पहले आ जाती है, जज साहब तो बाद में सुनते हैं। पूरी सुप्रीम कोर्ट की अगर आप जितनी प्रक्रिया देख लें, जितनी महत्वपूर्ण पिटीशन पीआई होती है, मीडिया उसको पहले ब्रेक कर देते। विष्णु, नहीं, आपके इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा स्टैंड अलग है कि पिटीशन का लीक होना या कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का लीक होना, दोनों में अंतर होता है। पहली बात, दूसरी बात, ये रिपोर्ट कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं थी, ये मामला कोई सामान्य मामला नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और तभी सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट से इस मामले को डिस्ट्रिक्ट जज को भेजा था। और बहुत कम मामले होते हैं जिसमें कोर्ट को या जज को ये कहना पड़ता है जब रिपोर्ट देते समय कि शांति कायम रहनी चाहिए। तो शांति कायम है, आपको अशांति कहाँ लगी? कोई एक ऐसी घटना हुई हो पूरे देश भर में, मुझे बताया जाए। अगर अशांति करनी होती तो कोई कोर्ट क्यों जाता? अगर अशांति करनी होती तो आज कोई तर्क क्यों दे रहा होता? अगर अशांति करनी होती तो कोई जुडिशियल प्रोसेस में पार्टिसिपेट क्यों करता? और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो रिपोर्ट थी वो तो सबके सामने आ चुकी थी, वो ऑलरेडी लोग पढ़ चुके थे, अंदर क्या क्या मिला है वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें, वो सब पढ़ चुके थे। तो ये सिर्फ वीडियो फुटेजेस तो आए हैं लोगों के सामने। तो मतलब ये कि वीडियो फुटेज आ गया जी, पब्लिक एट लार्ज ने एक राय बना ली, स्टूडियोज में डिस्कशन हो गया, नतीजा हम पे पहुंच चुके हैं कि वो जो मिला था वो शिवलिंग ही है वहां पर, जो तो सारी चीजें, तो फिर आगे आगे मुकदमा चलाने की जरूरत है? मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मुकदमा चलाने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक ये सोच सकती है, मान सकती है कि हाँ, जो केस लड़ा जा रहा है और जिस केस में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसकी सच्चाई ये है, उसका पहलू ये है, और उसके बाद कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। कोई ये नहीं कह रहा है कि उनको कोर्ट के फैसले पे विश्वास नहीं है। ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है जहाँ पे मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये एक केस है पब्लिक डिस्कशन का, पब्लिक डिबेट का। उसका कारण ये है कि एक वर्ग ये कह रहा है कि वो शिवलिंग, वो फुवारा है, दूसरा वर्ग कह रहा है कि वो शिवलिंग है। तो जो लोग हैं उनको जानने का अधिकार है कि भाई वो शिवलिंग है कि फव्वारा है। आज अगर काशी जो सबसे पौराणिक नगरी है उसकी आत्मा के साथ खिलवाड़ किया गया, उसकी कल्चरल हेरिटेज के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो क्या लोग उस पर डिबेट नहीं कर सकते हैं? क्या इस पर लोग सोच नहीं सकते हैं? क्या इस पर लोग बात नहीं कर सकते? क्या लोग ये देख नहीं सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए, क्या रिपोर्ट फाइल हुई, क्या तो कोर्ट के सामने? क्या आपको लगता है कि अदालत के फैसले के पहले भी फैसला हो जाना चाहिए, चाहे मीडिया में या लोगों में? देखिए, किसी ने फैसला नहीं किया है। अगर किसी ने फैसला किया होता तो हम और आप यहाँ पे आज बैठे नहीं होते, आज एक हम अलग खबर सुन रहे होते। अगर हमारा समाज बहुत ही शांत, बहुत ही न्यायप्रिय, बहुत ही सहिष्णु रहा है, उसका कारण है कि आज हम जुडिशियल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। अब हम इसी केस से अगला सवाल कि जुलाई में सुनवाई होनी है, आगे क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है? आगे यही प्रक्रिया है कि 4 जुलाई को मुस्लिम पक्षकार इसमें अपनी बहस कंटिन्यू रखेंगे। उन्होंने हमारे प्लेंट के जो 51 पैरा का हमने प्लेंट फाइल किया है उसके 36 पैरा अभी तक उन्होंने पढ़े हैं, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अभी तक आर्गूमेंट नहीं किया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अभी तक उन्होंने आर्गूमेंट नहीं किया है। तो अब कोशिश यही रहेगी कि वो अपनी बहस कंप्लीट करें। हम उनको पेशेंस से सुन रहे हैं, बहुत धैर्यता से, और उसके बाद हमारा जवाब तैयार है। जैसे ही वो अपना आर्गूमेंट खत्म करेंगे अपना प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार है हम लोग। राइट। अयोध्या मामले में भगवान के वकील थे वरिष्ठ वकील के एक पराशरण साहब, और उधर से मुस्लिम पक्ष के लिए जो वकीलों की अगुवाई कर रहे थे राजीव धवन साहब, और राजीव धवन के आर्गूमेंट की, उनके दलीलों की लोगों ने बड़ी तारीफ भी की, केस हारने के बावजूद भी बहुत तारीफ हुई। आपके सामने यहाँ भगवान के वकील आप लोग हैं, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन,
और सामने मुस्लिम पक्ष के वकील हैं अभयनाथ यादव। कैसा आर्गुमेंट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि प्रोफेशनल ड्यूटी हमारी ये होती है, और मुझे सुप्रीम कोर्ट में जब मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम दे रहा था यही सिखाया गया है कि कभी आप अपने विपक्षी के आर्गुमेंट्स कैसे हुए हैं उस पर कोई टीका टिप्पणी ना करें। मैं इसीलिए अभयनाथ यादव जी ने कितने अच्छे आर्गुमेंट्स किए हैं, बुरे आर्गुमेंट्स किए हैं, उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि मैं दूसरे पक्ष के आर्गुमेंट्स के ऊपर मतलब कोई भी तरह का ठहास या मजाक या कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी ना मैं वो करना चाहता हूँ। तो वो एक वकील है, उन्होंने एक पक्ष को रिप्रेजेंट कर, उन्होंने अपनी बात रखी है। जब हमारा मौका आएगा तो हम अपनी बात रखेंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, दोनों पक्ष अपनी कन्विक्शन से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये केस लड़ रहे हैं और अपनी बात फैक्ट्स, तथ्य और लॉ के आधार पर कोर्ट में रख रहे हैं। बस यही मेरा सवाल था, यही जानना था कि दोनों पक्ष तथ्यों के साथ अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और केस कर रहे हैं। अब एक बात और जनता जानना चाहेगी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितना समय और लग सकता है? देखिए, लगने को तो पूरा जीवन लग सकता है और ना लगने को तो 1 साल भी लग सकता है। ये तो कोर्ट की प्रोसेस है, इसको कोई भी वकील प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर आप राम मंदिर का केस उठा के देखें तो गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में पहला केस डाला था पूजा का अधिकार का, अल्टीमेटली डिसाइड हुआ 2019 में। इतना समय भी लग सकता है? 69 ईयर्स लग गए। ये तो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट हुआ है। और इसलिए मैं ये बात कहना चाहता था, और मैंने पहले भी कही है, कि पार्लियामेंट को इसमें कभी ना कभी इंटरवीन करना पड़ेगा। इस मामले को उनको एक स्पेशल ट्राइब्यूनल में भेजना पड़ेगा। इस मामले में केंद्र सरकार को एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कभी डिसाइड हो ही नहीं सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकता है, इन द सेंस कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जो CPC की प्रक्रिया काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। तो इसीलिए अगर अभी जो 7-1 की स्टेज आई है, 7-1 की स्टेज में जो भी डिस्ट्रिक्ट साहब फैसला देंगे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, उसके अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाएगा। अगर वो हार जाता है तो, अगर हम हार जाते हैं तो हम जाएंगे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर हम हार जाते हैं तो हम जाएंगे। तो पहले मेंटेनेबिलिटी के इशू पे ही काफ़ी समय लग जाएगा। तो पॉइंट इन इशू ये है कि जहाँ पे नदी में पोल्यूशन है कि नहीं है, उसके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बना हुआ है। बिल्डिंग कितनी सही बनी, गलत बनी, उसके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बना हुआ है। बिजली कितने घर में कम आई, ज़्यादा आई, उसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बना हुआ है। तो पॉइंट इन इशू ये, कंज्यूमर फोरम बना हुआ है। उपभोक्ता किसी ने गलत सामान खरीदा, ज़्यादा सामान खरीदा, उसके लिए डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस बैठते हैं, 5 जजेस की खंडपीठ बैठती है। तो जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मैटर है, उसके लिए इतनी लंबी लीगल प्रक्रिया क्यों, ये मेरा सवाल है। और इसीलिए मैंने सजेशन दिया है, मेरा सजेशन ये लीगल, कि इन सारे केसेस को स्पेशल ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर किया जाए, जो इसको डे टू डे बेसिस पे 6 महीने की सुनवाई करके डिसाइड करे और फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट लाई करे। जैसे आप ये कह रहे हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के तौर पर नेशनल मंदिर मस्जिद ट्रिब्यूनल टाइप का ऐसा कुछ बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। उसका कारण ये है कि ये लोगों की आस्था से, मूल भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे कल्चरल राइट्स को रेस्टोरेशन का मुद्दा है। और अगर आप ये देखेंगे राम मंदिर के केस में, पब्लिक की इंपॉर्टेंस, पब्लिक के इमोशंस को समझते हुए 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको ट्रांसफर किया अपने आगे। नहीं तो पहले फैजाबाद की सिविल कोर्ट में चल रहा था, और इसीलिए फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट आई। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राम मंदिर का मैटर नहीं हो सकता है। जितने मैटर ऐसे हैं जो आस्था के केंद्र हैं और उनके रेस्टोरेशन का मैटर है, जहाँ पे पब्लिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका त्वरित न्याय हो और इसका जल्द से जल्द न्याय हो। उसके लिए हमारी मांग है। तो एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए और उसमें काशी हो या मथुरा हो या उज्जैन हो या कोई और मामला हो, उसकी सुनवाई उस ट्रिब्यूनल में हो और समय, एक टाइम फिक्स कर दिया जाए और उसमें उसकी सुनवाई पूरी कर दी जाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।